मयंक, व्हाट अ प्लेजर टू सी यू। मयंक द्विवेदी, आप कई दिन से मेरे टच में हैं। और मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मैं मैथमेटिकली चैलेंज रहा हूं सारी उम्र। और आज मैं एक मैथ्स के स्कॉलर से, मैथमेटिशियन से बात कर रहा हूं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। जस्ट टेल मी अबाउट योर लाइफ, योर जर्नी। जय हिंद सर। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सर आपका फैन मैं हूँ। बिकॉज मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ और लिटरली स्टूडेंट्स तो मतलब डिफेंस की फ्रेंडिटी के सिवा भी बाकी से लोग भी हैं। मैं सर बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कोई भी वीडियो नहीं छोड़ता बिकॉज लाइफ लेसन्स जो मिलते हैं उससे वो बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर सर मैं बात करूँ मैथ्स की या अपनी, मेरा नाम मयंक है और अपने MGS डिफेंस एकेडमी जो लखनऊ में है हमारी, और हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स जुगाड़ से। तो जैसा कि सर नाम में ही है मैथ्स, तो यस आई एम मैथ्स एंथुसियास्ट। और कोशिश रहती है सर कि बच्चों की लाइफ में मैथ्स को एकदम आसान कर सकूं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जुगाड़ हम ना ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं फौज में। जी जी कोई जी। कहे सर ये काम है, तो यार जुगाड़ लगा ले भाई, मुझे नहीं पता। तो हर चीज नहीं, सच में हर चीज का जो है, हम कहते हैं यार जुगाड़ लगा लो भाई। या कुछ अच्छा हो गया, ये कैसे कर दिया भाई, जुगाड़ लगा दिया। इनोवेशन है ना, बेसिकली जुगाड़ मीन्स इनोवेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और किसी चीज को सिंप्लीफाई करके बना देना। तो भाई ये जुगाड़ क्यों मैथ्स में, क्यों जुगाड़? मैथ्स तो अगर बेसिक ठीक है तो बंदा कर सकता है। एग्जैक्टली सर। तो जैसे हम इंडियंस हैं सर, हम लोग हार्डवर्क के साथ स्ट्रीट स्मार्ट भी होते हैं। और जब प्रेशर आता है ना तो कभी कभी एक्स्ट्रा जो दिमाग चलता है वो जुगाड़ है। मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं भी कंसेप्ट और बेसिक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। और सर जैसे हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में आपको एक्सपर्टीज के लिए आपको बहुत सारे हार्डवर्क करना पड़ेगा। और मेरा भी सर बिलीव सिस्टम ये रहा है कि आज जो ट्रिक्स जुगाड़ हैक्स जो भी हम बात करते हैं वो सब निकला कॉन्सेप्ट या बेसिक से है। देर इज नो फ्रूट हम्म। विदाउट रूट। तो वो चीज़ तो सर एक रहती है। और सर बिकॉज हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, और मेरा सर ये डेफिनेशन एक टीचर के लिए भी रहती है कि टीचर वो है जो बच्चों बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सके। बच्चा पढ़ लेगा हम्म। पर उसको मोटिवेशन नहीं मिलती। जैसे हम लोग बच्चे से कोई भी काम करवाते हैं, मूवी देख रहा है, सोशल मीडिया चला रहा है, उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। तो वैसे ही मेरा सर बिलीव है कि अगर एक स्टूडेंट को पढ़ाई में थोड़ा सा फन आ जाए, थोड़ा सा उसको वो चीज़ दिख जाए कि यार हाँ ऐसे आसान भी है। बिकॉज मैथ्स को ना सर सबने बहुत हुआ बना दिया है कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, आसान नहीं है, और मतलब बोरिंग बना दिया है। और लेट मी टेल यू सर, मैथ्स इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है और आसान है, मज़ा भी आता है। हाँ जरूर। जिनको जब देखता हूँ कि मैथ्स के सवाल निकालते हैं, उनको बहुत थ्रिल मिलता है, बहुत वो जब सॉल्व हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है। जैसे किसी मैंने ग्राउंड में छक्का मार दिया, जो खुशी होती है, वैसे ही मैथ्स में भी कोई डिफिकल्ट सवाल जिसको आंसर मिल जाता है फॉर्मूला लगा के, वो मैंने देखा है मेरी लाइफ में। लेकिन आपने एक बात कही ना कि हमें अच्छे टीचर, अच्छे मेंटोर चाहिए। हमारे जैसे शायद कहीं ना कहीं मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, जब गांव में थे, या पहले पहाड़े रटने पे बहुत जोर था। और उसमें हर एक के बस की बात नहीं है, रट रट के जो है ना पहाड़े सुना देना। और जो है शायद कहीं ना कहीं इनोवेटिव तरीके से मैथ्स पढ़ाया नहीं गया। मैथ्स और साइंस दोनों के लिए लागू है। तो जो मेरी तरह मैथमेटिकली चैलेंज है, 9वीं 10वीं में है, लेकिन सपना है एनडीए क्रैक करने का, आगे सीडीएस में भी मैथ्स एग्जैक्टली सर। है ना, अगर आईएम में जाना है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, खासतौर पे पेरेंट्स को भी और बच्चों को, कि अर्ली 7th 8th में किस प्रकार से मैथ्स के लिए लव डेवलप करना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? सर मेरा एक बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है कि सबसे पहले दिस इज नो बैड स्टूडेंट, दिस बैड टीचर। मतलब अगर एक टीचर की एक्सपर्टीज है तो वो स्टूडेंट को पढ़ा देगा और स्टूडेंट कभी भूल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मेरा मैं अपने जब पढ़ाता हूँ एनडीए स्टूडेंट्स को, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है। अभी अगर मैं बच्चे को ये पढ़ाता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, तो शायद वो याद रहे और कुछ में भूल जाएगा। पर अगर से मैं ये हम्म। बोलूंगा कि फूफा नाराज है तो वो कभी नहीं हम्म। भूलेगा। तो हम्म। मेरा सर ये रहता है कि कुछ ऐसी चीजें की जाए जो बच्चे के लिए रिलेटेबल हो और आसान हो। और अगर मैं बात हम्म। करूं सर फाउंडेशन से, तो सर क्लास 9th जो है, 9th 10th 11th 12th, अगर बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उनको रिलेटेबल पढ़ाएं और उनको फन समझाएं, गेम समझाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे गेम्स मैथ्स में ला सकते हैं।
और हर टॉपिक को, जैसे एग्जाम्पल तौर पर सर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हमारा है टॉपिक है, तो उसमें लोग कहते हैं डेड सब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ सर एक गेम है, बैडमिंटन है, टेनिस है, या हम लोग बॉल थ्रो करते हैं, जो पैराबोलिक पाथ है तो वही चीज़। तो अगर थोड़ा सा अपने पढ़ाने में इनोवेशन लेके आए, स्टोरी टेलर, सर अगर एक टीचर एक अच्छा स्टोरी टेलर है तो चीज़ें काफ़ी सर आसान होती हैं, और बच्चे को भी पसंद आता है, और बच्चा पढ़ता है उसका बेस स्ट्रांग होता है सर। नहीं, ये बात सही है टीचर। और अब तो जो है कई स्कूलों में मैथ्स के लैब बन गए हैं। अब एग्जैक्टली। स्मार्ट बोर्ड, आपके पीछे भी एक स्मार्ट बोर्ड में देख सकता हूँ, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज होता है। हमारे टाइम तो ये सब था नहीं। तो जो है, और शायद मैथमेटिक्स टीचर्स भी इतना इनोवेटिव नहीं थे। वो ज़्यादा फार्मूला रटने में, पहाड़े रटने में। आजकल ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको बहुत क्विकली अवेलेबल हो जाती हैं। तो यू टू भी, अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, जैसे आप कह रहे हो नाइन्थ है, बट मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ सेवेंथ एट्थ, जी। सिक्स सेवेंथ एट्थ, आई थिंक वहाँ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि आपको मैथ्स पसंद है या नहीं है। या इतना तो कर लें, आपकी मैथमेटिशियन नहीं भी बनना, बट ट्वेल्थ तक अगर आप मैथ्स कर सकते हो तो किस टाइप, क्या चीज़ें पेरेंट्स को या बच्चों को क्या ध्यान में रखना चाहिए टू फॉल इन लव विद मैथ्स? अगर सच में कहूँ, ओनली देन यू विल लव मैथ्स, अगर इफ यू फॉल इन लव विद मैथ्स। सर जैसे मेरा चीज़ है कि कैलकुलेशन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, मैं क्लास 6, 7, 8 में दो चीज़ें बोलता हूँ कि बच्चों को कैलकुलेशन पार्ट में प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बट अगर हम उसको ये समझा पाए कि अब स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, उसको पढ़ाने की बजाय बोर्ड पर मैं उनको समझाऊं कि अपने आसपास ढूंढो कहाँ पे है, कैसे है। एंड स्पेशली मैं बहुत बड़ा सर सपोर्ट करता हूँ वैदिक मैथमेटिक्स को, कि क्लास 6, 8 जो है इसमें बच्चे को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वैदिक मैथमेटिक्स जितनी ज़्यादा हो सके अगर वो सिखा दी गई, तो एक तो उसमें मज़ा भी आएगा और उसका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और सर देखिए, जब भी कोई बच्चा होता है ना, मैंने हमेशा देखा है कि जब वो लगा रहा होता है और उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं या उसको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, तो वो और एक्साइटेड होता है, कहता है बस अब तो सर आप मुझे बैठे रहने दो। तो मैथ्स में हाँ। ये होता है ना कि दो चीज़ें होती है, या तो मैथ्स बहुत अच्छी लगती है या तो मैथ्स बहुत खराब लगती है, बीच में सर हम्म। कोई नहीं होता। हाँ। मतलब और शुरू से ही अगर फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में ही अगर आपको, आप बेसिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स और ये नहीं समझ में आती, फिर जो है वो स्तर बढ़ता रहता है उसका, और आप नीचे दबते रहते हो मैथ्स के। फिर टेंथ आते आते तक तो जो है बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम पास करना भी। तो एग्जैक्टली सर। तो यही आपकी बात है कि या तो यू फॉल इन लव विद मैथ्स, और यू आर लेफ्ट बिहाइंड इन मैथ्स। बट बहुत से लोग मयंक ऐसे होते हैं कि इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी, और कॉमर्स ले लेते हैं या आर्ट्स ले लेते हैं 11th 12th में, क्योंकि उनका वहाँ इंटरेस्ट है। बट ये कहीं ना कहीं सपना होता है एनडीए क्रैक करना है। उन लोगों के लिए आप क्या क्या एडवाइस करोगे कि हाउ कैन दे, आपने स्ट्रीम दूसरी ली है बट यू कैन स्टिल कट ऑफ तो क्लियर करो, कम से कम वो फॉर्मूला बताओ कि कट ऑफ कैसे क्लियर होना चाहिए मैथ्स सर का। एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है सर ये। और इस वक्त जब एनडीए का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, बहुत बच्चों के मन में सर मेरा एक बिलीव है कि बच्चों के जितनी मैथ्स डिफिकल्ट है उससे बड़ी डिफिकल्ट उनके दिमाग में है, जितनी वो है भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एनडीए की मैथ्स की बात करूँ, 11th 12th की आती है, ये सच है। और अगर एक कॉमर्स या आर्ट बैकग्राउंड का बच्चा है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो पड़ेगा, बट अगर वो चैप्टर का सिलेक्शन और सब टॉपिक का सिलेक्शन सही करे, जैसे बच्चे मेरे पास आते हैं कहते हैं सर मैं कैलकुलस छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं, तो मेरा सर हमेशा से बिलीव रहा है कि कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, आप सब टॉपिक्स छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक अच्छी, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर एनालिसिस खुद भी कर देता हूं और बोलता हूं कि तुम खुद भी देखो, बिकॉज व्हेन यू सी कि हाँ इतने हो रहे हैं तो आपका मोरल हाई होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक आर्ट साइड का बच्चा है तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या कैलकुलस पूरा छोड़ दो। मैं उसको ये बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन की ये 10 पार्ट होते हैं, इनमें से 4 पार्ट आप ये पढ़ लो, इससे क्वेश्चन पेपर में आता है और इसकी आप प्रैक्टिस करो। सो केपी केपी रूल, कम पढ़ो कई बार पढ़ो। और जैसे सर ये ब्रूस भी ली की एक कोट कम भी है। पढ़ो, कई हाँ जी बार सर। पढ़ो। जी सर, कि जी सर। हाँ, तो मतलब ये आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और कि भाई एनालिसिस के ऊपर, और कुछ इंटरेस्ट भी जो आपको आसान लगता है। अब दोबारा मुश्किल वाले सब्जेक्ट में जाओगे तो आप फिर से जो है डीमोरलाइज हो जाओगे। सो थोड़ा सा आपका, जो आपका इंटरेस्ट है वो, और प्लस जो यूनिट्स आपको लगता है कि ये आ सकती हैं,
तो कम पढ़ो और कई क्या बार करो, पढ़ो। कई कई बार बार पढ़ो। पढ़ो। उसको तो उसमें महारत, अपनी वीकनेस पे कंसंट्रेट करो और तो अब मैं ये बताऊं, मुझे अब तकरीबन 40 दिन रह गए हैं। और 40 दिन एक्चुअली बहुत होते हैं लाइफ में, 30 दिन भी बहुत होते हैं, स्पेशली ये एग्जाम सीडीएस या एनडीए का एग्जाम क्रैक करना। अगर अगर फोकस्ड है बच्चा और उसके पास क्लियर रोड मैप है, स्ट्रेटजी है। तो आप बताओ मेरे जैसे के लिए, जिसका कि मैथ्स ओके ओके है, 60% वाला है, ज्यादा नहीं है, या 60-70 के बीच में पास हो रहा है, बट तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी नाउ इन दिस लास्ट 40 डेज? किस प्रकार से, कौन सी यूनिट्स कहाँ से आता है? आप तो सारा पेपर एनालाइज करते हो हर साल, और कितने साल से कर रहे हो ये अ, एनडीए का? सर मैं ऑफलाइन में लास्ट 15 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, और यूट्यूब पे 2019 में आया था, तो लगभग 6 साल ओके, हो गए। तो 15 साल से आप ये देख ही रहे हो कि भाई क्या आ रहा है क्या। और यूपीएससी कोई इनोवेटिव संस्था है नहीं, वो कई बार फिगर चेंज करते हैं वही के वही सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिल्कुल सर। इतना इनोवेट करते हैं, इनोवेट ये लोग पेपर, या वैसे ही एक स्टैंडर्ड सेट है इनका कुछ? सर जैसे मैं यूपीएससी की एक बोलता हूँ, यू इज अनप्रिडिक्टेबल, और अच्छा। यूपीएससी का जो सर पैटर्न है वो बिल्कुल हम्म। डिकोडेड है। अगर एक हम्म। स्टूडेंट सही से एनालिसिस कर दे, या टीचर उसको एनालिसिस करके दे दे, तो आप एनडीए की मैथ्स की अगर मैं बात करूं, कोई भी बच्चा, जैसे अभी 40 दिन ही बचे हैं, बहुत आराम से 60+ क्वेश्चन विद द एक्यूरेसी ऑफ 95% वो कर सकता है। हम्म। जैसे कुछ चैप्टर्स के मैं नाम बता रहा हूं जिनको जरूर हम्म। करना चाहिए बच्चे को। जैसे सबसे पहले हम्म। सर आता है आपका एमएनडी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और आपका 2D, 2D में स्ट्रेट लाइन और आपका रेक्टेंगुलर कार्टेशियन जो होता है वो होगा। उसके हम्म। बाद फिर वेक्टर इधर से आता है। कैलकुलस हम्म। में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, हाँ एलसीडी हम्म। थोड़ा पढ़ना है। और इन सब के बाद आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है प्रोबेबिलिटी और 3D पे, बस। प्रोबेबिलिटी अब और इसमें थ्री सर, डी हाँ जी, 3D ये सर। क्या है? हैं? सर 3 डायमेंशन जो होता है उसमें स्फेयर आता है, प्लेन, कोन, अच्छा, ओके। सिलेंडर। हाँ। जी अच्छा, जी ओके। जी। हम्म। और इसके भी सब टॉपिक मैंने कर रखे हैं। और हम्म। मतलब उसके सिवा इवन मैं सर भाई करूंगा कि इस वीडियो में एक किनारे एक लगा देंगे, जिससे बच्चे वीडियो को हम्म। पॉज करके उसको नोट कर लें कि वो हाँ, सब टॉपिक, हाँ वो सब टॉपिक तो बच्चे अगर कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे चाहिए बच्चे देखें, और एग्जैक्टली जिसने सर। नहीं किया लेकिन अभी भी उम्मीद है। और अगेन, मेरी बहुत सिंपथी होती है उनके साथ जिनका मैथ्स कमजोर है, वो मेरे दिल के करीब होते हैं। सर क्योंकि सो क्योंकि डू आई। वो उनकी है ना। तो तो ये बताओ फिर, ये कौन सी बुक से, कौन से चैप्टर कर से, देखो मैं चाहता हूँ कट ऑफ क्लियर, तो बहुत सौ की इंग्लिश अच्छी है, बाकी अच्छी है, वो फोड़ देंगे, एसएसबी भी कर देंगे, लेकिन ये एक खाई जो है पार नहीं होती है। तो कितना होता है कट ऑफ, कितना चाहिए जनरली सर मैथ्स का 75 एनडी? मार्क्स आता है आउट ऑफ 300। 300 में से 75 मार्क्स चाहिए। और आप बोल रहे हो कितने, आप कितने क्वेश्चन आप जो बता रहे हो कि सर 120+ आराम से ला सकता है बच्चा। आराम से ला सकता है, कोई भी ला जी, सकता है, अभी भी पढ़ ले तो? अभी भी पढ़ ले। सर कुछ गलतियां हैं जो बच्चे लास्ट के कुछ दिनों में करते हैं, जिसे मैं जरूर एड्रेस हाँ। करना चाहूंगा। जैसे इस वक्त सर बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना कि थियोरी पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। सर मैथमेटिक्स इज अबाउट प्रैक्टिस, 3P, प्रैक्टिस हम्म। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो अगर हम्म। कोई भी स्टूडेंट है, एक चैप्टर उठा रहा है, सबसे पहले उसकी बस ये एनालिसिस होने चाहिए कि इसके अगर 15 टॉपिक है, इनमें से सिर्फ 5 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर एटलीस्ट 2009 से 24 तक के पीवाईक्यू लगा ले। मतलब असल स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती इस वक्त क्या कर रहा होता है कि उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए और वो मॉक दे रहा है। मेरा ये मानना है कि सर सबसे बड़ा ऑथेंटिकेटेड मॉक होता है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो यूपीएससी खुद दे चुका है। एग्जैक्टली। तो सबसे हाँ, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, 17 से 24, फॉलोड बाय 9 से 16। उसके बाद आप कोई भी मॉक तो दीजिए। पहले करो 17 से 24, एग्जैक्टली सर। पिछले जो एक पैटर्न सेट है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो ओके। सर 17 से 25 तक अगर देखेगा वो, तो 15 पेपर आते हैं। सबसे पहले वो बच्चा हम्म। ये कर ले। अब सर होता क्या है ना कि हम्म। स्टूडेंट्स का लेवल अलग अलग होता है। अगर एक स्टूडेंट बहुत वीक है तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि 9 से 15 जाए वो, 17 से 24 उसने अच्छे से करना है। हर एक पेपर, 15 पेपर है, इसकी सही से एनालिसिस कर लिया, और हर एक चैप्टर में उसका एक फिक्स होना चाहिए 100 क्वेश्चंस, जिसका डिवीजन ऐसा होता है सर कि 45 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, और 55 क्वेश्चन आपके नए क्वेश्चंस होने चाहिए जो उस टाइप के ऊपर हो।
ओके। तो ये PYQ जब कर रहे हैं तो ये तब होना चाहिए ना जब आपकी बेसिस वगैरह क्लियर हैं, जब आपके फॉर्मूलाज क्लियर हैं, आपकी बेसिक्स क्लियर हैं। तो अब वो टाइम नहीं है बेसिक्स पे जाने का, अगर आपने नहीं किया। अब तो आपने सबसे पहले PYQs करने, और ये किस अंदाज से करने चाहिए, उनके करके फिर आंसर देखना चाहिए, बिल्कुल कैसे सर। करना चाहिए? सर मैथ्स में एक सबसे बड़ी गलती भी है जो इस वक्त बहुत बच्चे कर रहे होंगे, कि सोल्यूशन को देखकर सोल्यूशन कर रहे होंगे। हमेशा वो अनसॉल्व्ड लगाएं, बिकॉज ओनली देन दे गेट टू नो कि भाई ये अप्रोच है, हम ये गलत कर रहे हैं, और हम्म। इनकी जगह हमें ये करना चाहिए था। बिकॉज अनटिल और अनलेस सर वो गलती अपनी नहीं पकड़ पाएंगे, वो सुधार ही नहीं पाएंगे सर उस चीज को। तो हम्म। एक्यूरेसी अगर अच्छी करनी है, जैसे सर मेरा एक मंत्रा होता है एनडीए मैथ्स में, और ये ट्रस्टेड ट्राइड मेथड है, कि हम्म। जरूरी है ये जानना कि कितने क्वेश्चन करना है, पर उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। मतलब आपको अपने वाले ढूंढना आना चाहिए। हम्म। तो ये आप करोगे बिकॉज आपने बोला कि यूनिट कोई नहीं छोड़नी है, बट सब यूनिट उसके अंदर ये एक पैटर्न सेट है भी, किस सब यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कोई एग्जैक्टली छोटी सर। सी एनालिसिस बता सकते हो पिछले 8-10 साल के पेपर देख के, कि कौन कौन सी सब यूनिट्स एक एक यूनिट में है, और कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए? अभी अगर NCERT से पढ़ना चाहिए, 9-10 से पढ़ना चाहिए, 11-12 काफी है? ये थोड़ा सर सा 9-10 क्लेरिफाई की, करो। हाँ सर 9-10 का कोई जरूरत नहीं है। बस एक मेंसुरेशन चैप्टर की कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, अभी वो पढ़ ले। और पूरा एनसीईआरटी, मतलब अगर एक बुक है जिसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और उनके क्वेश्चंस जो भी एमसीक्यू बेसिस हैं उन्हें जरूर लगाना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, बिकॉज अब 40 दिन बचे हुए हैं सर, तो यहाँ बच्चों को ये समझना है कि बहुत नए क्वेश्चंस ढूंढने की बजाय, सिर्फ अगर आप हर चैप्टर की 2-3 पन्नों की कंसाइज थ्योरी हो, कि भाई इतनी ही थ्योरी पढ़नी है। जैसे सर अगर मैं एग्जांपल दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं जो पढ़ाता हूं उसमें सिर्फ 2 पेज की थ्योरी है, और उसके बाहर आप सारे प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, कोई भी नहीं छूटेगा। तो आपको कंसाइज में थ्योरी पढ़नी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बुक्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए वो कोई भी बुक रेफर कर सकता है, ऑल्दो ओसवाल में काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाँ, नहीं, मैंने काफी भी कम देखा गलती है सर। है। एक्चुअली तो इतनी बुक्स हैं, अब मटेरियल की कोई कमी नहीं है आज के दिन। एग्जैक्टली सर। वो फ्री में भी मिल जाता है, मटेरियल की कोई कमी नहीं है। कमी है तो टेबल पे बैठ के और सॉल्व करने की है। इसमें ये बताओ मुझे, क्या इसमें कुछ ग्रुप स्टडी भी काम करती है मैथ्स में, जैसे इंग्लिश और साइंस में काम करती है? क्या कोई होना चाहिए आपके पास पार्टनर पढ़ने के लिए? मैथ्स में काम करता है ऐसा, या क्या क्या करना चाहिए पढ़ने के लिए? सर इसमें मैं दो चीज़ें बोलूँगा। अगर जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे अभी, सैनिक स्कूल गोपालगंज के बच्चे मेरे पास आते थे ऑफलाइन में, मैंने उनको पूरा पढ़ाया था, तो वो लोग ग्रुप में पढ़ते थे। मतलब 400 प्लस उनके आराम से आते हैं। और रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि उनका ग्रुप क्लास, सर सैनिक स्कूल आप भी जान रहे हो सर, कि क्लास 6 से लेकर 12 तक उनकी ग्रूमिंग ही वैसी हुई है। अब हाँ बिल्कुल। होता क्या है कि अगर कोई दो बच्चे नए नए अभी जुड़े हैं, 3 महीने 4 महीने हुए हैं, तो दोनों की पढ़ने की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। अब लकीली अगर उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, मतलब सोर्स और सिंक ना हो, ये ना हो एक बच्चे को बहुत आता है एक को बिल्कुल नहीं आता, तो फिर हम्म। कॉम्बिनेशन बहुत खराब होगा। अगर साथ में रहे हैं, साथ पढ़े हैं, और फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो मेरे ख्याल से हम्म। 2 से 4 बच्चों का ग्रुप काफी इफेक्टिव होता है। बिकॉज वो काम डिवाइड कर लेते हैं, कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस वक्त सर 40 दिन में कोई भी बच्चा कैसा हो, 80% टाइम उसकी सेल्फ स्टडी होना चाहिए, 20% टाइम उसका ग्रुप स्टडी होना चाहिए। और सेल्फ स्टडी में आप क्या रिकमेंड करो? देखो अभी क्या ना, बच्चा लास्ट के 40 डेज है, वो मारा मारी में रहता है कि यार मैं साइंस का ही पढ़ना है, मैंने करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, इंग्लिश बहुत से, जैसे मैथमेटिकली चैलेंज है बहुत से लोगों की, इंग्लिश की भी बड़ी समस्या है अपने देश में, गांव देहात के बच्चों की। जी सर। तो आप क्या समझते हो कि क्या आइडियल रूटीन होना चाहिए? मैथ्स किस टाइम पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? हम्म। सर इसमें दो चीजें हैं। हमें समझना है सर कि मैथ्स के साथ में गैट में 10 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो इंग्लिश। तो हम्म। इसमें सबसे जरूरी है सब्जेक्ट और टाइम मैनेजमेंट, कि भाई सबके पास 24 घंटे हैं। आपको सबसे पहले समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट मैथ है ऑब्वियसली, जो 50% आपका टाइम लेना चाहिए। आपकी मैथ्स कितनी भी अच्छी हो, एक रूल सबको इस वक्त करना ही चाहिए, कम से कम 100+ क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। अब वो डिपेंड ये करेगा सर कि अगर मान लीजिए कोई मैथ्स वीक है, तो वो 100 क्वेश्चन के लिए वो ले सकता है 3 घंटा, कोई लेगा 2 घंटा, कोई लेगा 2.5 घंटा, पर एक रूटीन रेजीम फॉलो करना है कि आज से लेकर एग्जाम तक 100 क्वेश्चंस पर डे। अब वो चैप्टर वाइज भी हो सकता है, वो मिक्स भी हो सकता है, बट ये तो रूटीन में आना चाहिए।
फॉलोड बाय गैट में भी मैं एक चीज बोलूंगा सर यहाँ पे, कि एक गलती बच्चे बच्चे, जैसे सर हम लोग को मालूम है कि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो यूपीएससी की डिमांड ये है कि जो स्ट्रीट स्मार्ट है, जो जैक ऑफ थोड़ा ऑल ट्रेड्स है, फॉर एग्जाम्पल अब पॉलिटी के साथ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके लिए मोटी मोटी लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक टॉपिक है 5 ईयर प्लान, उसी से क्वेश्चन आता है, उसके लिए पूरा जीडीपी जीएनपी और सब कुछ पढ़े जा रहे हैं। करंट अफेयर्स का साल भर का भी पुराना आता है, पर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, तो वो एक अच्छा स्कोर हो गया। साइंस सर एकदम लिमिटेड है, मतलब आउट ऑफ 50 दे कैन एक्चुअली स्कोर 40+ क्वेश्चन अगर उन्होंने एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू 2015 से 25 कर लिए हैं तो साइंस में आउट ऑफ 50 दे कैन स्कोर एक्चुअली 40+ क्वेश्चंस। और इंग्लिश के लिए सर मेरा ये है कि प्रैक्टिस आपको डेली एक करनी है, बिकॉज इंग्लिश के ग्रामर रूल्स याद नहीं होंगे और एग्जाम में फील लेके करोगे तो गलत हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप डेली करें और एक वोकैबुलरी लर्न करने की हैबिट डेली। वो तो हम रोज ही कराते हैं, है ना। जी जी सर। एवरीडे आपने पिकअप करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। और ये आपने बात सही कही कि जो एनडीए और सीडीएस एग्जाम है, ये कोई क्लरिकल एग्जाम नहीं है। वो जो है एग्जैक्टली जुगाड़ या इनोवेशन, या जो बच्चा जो है जिसमें ऑफिसर बनने के वो हैं, इसलिए इतना ग्रामर पे जोर नहीं होता जितना स्पोकन या कम्युनिकेटिव इंग्लिश पे जोर होता है। यू शुड बी एबल टू, तो वो आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही शायद मैथ्स के अंदर भी वो वाली यूनिट सेलेक्ट करते हैं जिसमें क्विक थिंकिंग इन्वॉल्व है ना। क्विक थिंकिंग इन्वॉल्व है, क्विकली आपने रिकॉल किया, फार्मूला लगाया और आप आगे चले गए। और बहुत डिफिकल्ट है तो छोड़ दो उसको, है ना। सर एग्जैक्टली यहाँ पे तो मैं एक चीज बोलूंगा कि मैथमेटिक्स में ये जुगाड़ का क्या इंपॉर्टेंस है। सर वी हैव टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स। हमको ये समझना पड़ेगा कि कंपटीशन है, अगर हमको एक्स्ट्रा एज चाहिए, अगर आप 40 क्वेश्चंस करते हो आउट ऑफ 120 तो आप कट ऑफ निकाल सकते हो, बट मेरिट में आपका रिस्क हो जाएगा। और सर मैं ये बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को जब बच्चा कॉन्सेप्ट से कर रहा है, 5 मिनट लगा रहा है, वो एक्चुअल अगर ट्रिक या जुगाड़ सीखा तो 5 सेकंड में भी होता है, वो हर चैप्टर में होता है, ऐसा नहीं है, बट उसके लिए वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर ब्रॉडली आप कहो कौन कौन सी यूनिट्स हैं और उनके अंदर सिंपल अगर तरीके से बताओ कौन सा जुगाड़ यूज हो सकता है, तो क्या बताओगे आप? सर जैसे एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, अब उस क्वेश्चन को बच्चे करते हैं, लंबा R1 R2 ऑपरेशन करते हैं और एक 1.5 पेज का है। सर यूपीएससी जो पेपर देता है वो जगह नहीं होती, इंग्लिश है हिंदी है, तो कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, वो भी चाहते हैं कि आप x बराबर 1 डाल दो, एक सीधा वैल्यू पुटिंग करिए और सिंपल सॉल्व करिए, 10 सेकंड में आपका आंसर है। अब सर जब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है और आप फिर भी वहां प्रूफ करने पे लगे हुए हो, सर स्टेप मार्किंग नहीं होती है, एमसीक्यू बेसिस है, सही ऑप्शन करना है। सो आइदर हाँ यू सॉल्व 5 मिनट्स वेस्ट कर रहे हो। अब ट्रिग्नोमेट्री है सर, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, अगर आप वो लर्न कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सर अब साइन 18 की वैल्यू हम लोग स्कूल में सीखते हैं कि कैसे निकाला गया साइन 18 की वैल्यू, पर सर एग्जाम के लिए तो याद होना चाहिए ना कि वहां सीधा वैल्यू यूज करिए आप। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर सर। जितना प्रैक्टिस करनी है, जितना वो करना है, वो हम लोग अपने घर पे कर ले, पर वो जो एग्जाम में 150 मिनट है उसमें सर पहले 1 घंटे में जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इवन कैलकुलस में बहुत सारे क्वेश्चन में सर 5-5, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। फॉलोड बाय जैसे सर एक चैप्टर अपना है 2D, उसमें सर क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा होता है, बहुत रिपीट हो रहा है। अब अगर ऐसे में बच्चे ने वो एनालिसिस करके रखी हुई है तो कई बार ऐसा होता है कि पीवाईक्यू बेस सीधा सीधा क्वेश्चन दिखता है। अब प्रैक्टिस हाँ, की या हुई है। सीधा सीधा या थोड़ा सा उन्होंने मतलब पैरामीटर्स चेंज कर दिए, क्वेश्चन वही है। बिल्कुल। और सर अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर, बच्चे ने कोई प्रैक्टिस किया हुआ है तो जैसे ही एग्जाम में आता है क्लिक करता है और टिक कर देता है। तो सर मेरा ये मानना है कि किसी भी 2009 से 25 तक आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, 35+ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में कर सकते हो, अगर बेसिक आपके फंडामेंटल्स और जुगाड़ आपको क्लियर है तो सर। ये तो सही बात है। अच्छा, एक चीज और बताओ मैच टेम्परामेंट की। मैं इस चीज का बहुत वो रहा हूँ कि स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और इतने एग्जाम क्रैक किए कि एग्जाम के अंदर बंदे की कंसंट्रेशन, फाइट मारने की क्षमता, नहीं तो लोग आधे तो नर्वस हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पसीना आ जाता है, दूसरा कर रहा है तो हाथ वैसे ही गला सूख जाता है, पहले 2 क्वेश्चन के बाद जो है समझ नहीं आता क्या करें। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पेपर आने के बाद पूरा पहले पढ़ लो, देख लो हौसला भाई, हाँ ये फाइट मारने लायक है, कितना आपको आता है, कितना, ये क्या अप्रोच क्या होना चाहिए
एग्जाम से पहले एग्जाम में जब जाते हो तो व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सर क्रैकिंग एग्जैक्टली एग्जाम लाइक? बहुत बच्चे ऐसा होता है ना सर कि पेपर देने से पहले दिमाग में वो फेल हो चुके होते हैं। और मेरा बिलीव हाँ ये हाँ। रहता है कि जब आप बाहर रहते हो, सबसे पहला रूल, आपने जो पढ़ाई की है, जिस सोर्स से पढ़ाई करी है, पूरा बिलीव आप उसी पे करिए। आप किसी को देख के ये ना करिए वो तो ये नोट्स पढ़ रहा है, वो तो वैसे पढ़ रहा है, तो कभी नहीं होना। ठीक है, आप पेपर देने जाना है। सर होता क्या है कि पेपर जब हम लोग खोलते हैं तो दिमाग में बच्चे का क्या होता है, पता नहीं वही आया होगा जो मुझे नहीं आता। तो मेरा ये है कि बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग कर दे बच्चे का कि बेटे अगर आपने सही से पढ़ाई करी है तो हो ही नहीं सकता कि इस पेपर में जो क्वेश्चन आए हो वो आपको ना आते हो। तो आपका सबसे पहले टेम्परेमेंट ये होना चाहिए सर कि जिसे बच्चे बोलते हैं कि सर 2.5 घंटे का पेपर है, मैं बोलता हूं नहीं, 30 मिनट की 5 इनिंग्स है। आपको 30-30 मिनट्स लेके चलना चाहिए और खुद से इतना बोलना है कि मुझे बस पहले 20 क्वेश्चन निकालने हैं, मुझे बस 25 क्वेश्चन निकालने हैं। और इस अप्रोच से, जैसे सर एक लोग कहते हैं कि आप पहले पूरा पेपर पलट लो और टिक कर लो। मेरा मानना ये है कि सर जब ये रियल टाइम में बच्चा जा रहा होता है आजकल, तो उसको ये चीज ऐसा नहीं करना कि 2 से 3 बार स्कैन करना है। शुरुआत से ही आपने माइंड से मेकअप कर लिया है कि जैसे पेपर पलटा, 3 मार्क होते हैं सर। एक कि जो आपको क्लियर पता है आपको नहीं आता, उसे पहली बार में क्रॉस कर दो, जिससे कि आप बाद में टाइम बचे तो आप नेगेटिव मार्किंग में ना जाओ। अब जो बच्चा आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन लगा आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा और तुरंत इमीडिएट, हार्डली 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट लग रहा है, उसे इमीडिएटली करिए और बड़ा टिक कर लीजिए, जिससे आपको ये मालूम हो कि ये आपका श्योर शॉर्ट आंसर है। फिर एक सर्किल कर लीजिए जो आपको लग रहा है कि 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह जब आप जाते हैं तो वन गो में सर आपको ये क्लियर हो गया कि ये 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें मुझे नहीं छूना है, तो ये 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे शॉर्ट ट्रिक से हो गए, और ये 30 क्वेश्चन और है जिन्हें मैं अगर 2 मिनट दूं तो हो जाएगा। सर इसमें सबसे बड़ा ट्रिक ये है जो मेरा होता है कि जब पेपर बच्चा दे लिया होता है, अपना स्ट्रेंथ वो कर चुका होता है, अभी समय उसके बाद बचा है 30 मिनट्स। अब वो तुक्का पे आता है कि मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में ये ऐसे होगा, तो तुक्काफिकेशन कभी भी काम नहीं करेगा। आपको पेपर में क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए, रिस्पेक्ट आना चाहिए। यूपीएससी का बहुत सिंपल सा फंडा है, कभी वो कैलकुलस डिफिकल्ट कर देगा तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान कर देगा, कभी वो 2D 3D वेक्टर डिफिकल्ट कर देगा तो स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान कर देगा। जिससे कि जिस बच्चे ने सब कुछ पढ़ के आया है तो उसको ये आसानी से आइडेंटिफाई कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है जो इस वीडियो देख रहा है और एग्जाम देने जा रहा है और उसका माइंडसेट ये है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सब कर लिया, कुछ भी आ जाए, नेवर एवर चैलेंज। एक अच्छा टीचर भी वही होता है जो कहता है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। कभी चैलेंज नहीं करना कि आपको सब आएगा, बिकॉज जितनी बार आप पढ़ते हो उतना आपको कुछ नहीं आता है। आपको ये बोलना है कि पेपर में जो कमजोर पार्ट है और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो नहीं छूटना चाहिए। सर जैसे चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि इफ यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ योर सेल्फ और वीकनेस ऑफ एनिमी, तो चांसेस ऑफ विनिंग इज 100%। तो भाई पेपर की कमजोरी जो पेपर में आसान आया है और जो आपको अच्छे से आता है, अगर ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है आपके पास, तो सर एनडीए मैथ्स आसान है। ये बात सही कही आपने, और ये टैक्टिक्स या स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। एक बार पहले स्कैन कर लो और आपने बड़े टिक आपके 40-50 क्वेश्चन पे लग गए हैं, एक हौसला हो जाता है, जी सर। मोराल अप हो जाता है, भाई ये तो कट ऑफ तो क्लियर है ना? तो बिल्कुल वो सर। कर लिया। फिर जो आपने गोले लगाए हैं या आपको आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया उस पे कि आई मे बी एबल टू डू इट, और उसमें 20 अगर क्वेश्चन है और हो सकता है 8-10 तो आप कर ही दो उसमें से, है ना, क्योंकि टाइम बचा हुआ है। तो बिल्कुल फिर सर। तो इनिशियली जो है एक यूफोरिया क्रिएट हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ यार अब की बार मेरा जो है मैथ्स मेरा, मैं रुकूंगा नहीं। इंस्टेड ऑफ जस्ट एक आधे शुरू के क्वेश्चन में ही अगर गाड़ी अटक गई और टाइम लग गया तो एकदम डीमोरलाइज हो जाता है। फिर लगता है कि फिर हाथ पैर जो है ना, अच्छा भला भी बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। सर ये हर बार होता है, हर बार बच्चे आते हैं, अब सेट सी या सेट डी किसी का है, मतलब मैं ऐसे प्रेजुडाइज नहीं कर रहा हूँ, पर मान लीजिए वो चीज़ बच्चे ने नहीं पढ़ी है, अब वो पहले में स्टक हो गया, मोराल गिर गया, और लाइवलीहुड तो है नहीं कि अब अगले क्वेश्चन पे जाए तो पहला इट्स ओके छूट गया, दूसरा फ्रेश रजिस्टर करना है। नहीं, वो प्रेशर आ गया कि अरे मैं तो इतना पढ़ कर आया था और मेरा ऐसा क्वेश्चन नहीं हो रहा, कैसे हो पाएगा। ठीक है, इट्स ओके, हमें क्वालिफाई करना है, हमें परसेंटाइल देखना है, परसेंटेज नहीं देखना है। हमें 120 के हाँ, 120 नहीं करने हैं, हमें 120 के नहीं करना। 70 करने हैं, 60 करने हैं बस। हाँ, हमने कट ऑफ क्लियर करना है और जी जी। कोशिश करनी है कि भाई जो कंपटीशन सबके लिए बराबर है। अगर आपने मेहनत करी तो अगेन फिर उस पे जाते हैं शुरू में, जो बेसिक्स जब आप स्टार्ट करते हो, यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ कि यार ये यूनिट मुझे अच्छी भी लगती है,
इन पे अगर मैं जोर दूं तो इस पे मैं 100% स्कोर कर सकता हूं। और जो बहुत डिफिकल्ट है, उसको अगर हम छोड़ दें और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें कि ये 4-5 यूनिट तो मेरी फेवरेट है, तो ये अप्रोच होना चाहिए क्या कि जो आपका अच्छा उसको और अच्छा निपुण हो जाओ उसमें, वो बिल्कुल यूनिट्स सर। में, सो दैट उनके क्वेश्चन कम से कम आप क्रैक कर दो। सर इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि वो कॉम्बिनेशन बनाने से पहले प्रीवियस ईयर जरूर देखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल सर अगर कोई चैप्टर है जिसके क्वेश्चन ही एक दो आ रहे हैं, आपको कितना भी आता हो पर वो एक ही तो क्वेश्चन हाँ, का वेटेज है, तो वो सर वो ये देखो वेटेज वो के एनालिसिस अकॉर्डिंग। जरूरी है। वहीं जी सर। आप लोगों जैसे मेंटोर्स की जरूरत है, ये एनालिसिस कि भाई इस प्रकार से आता है। आपको तो अब इतने साल में, 15 साल में क्लियर हो गया होगा किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, सर डिट्टो है फंसते ना? हैं इसलिए लीक मेरा होता पेपर से पहले, पेपर लीक ऑफिशियली नहीं, पढ़ा पढ़ा कर इतना पढ़ा। हाँ, जो इसे जो सर हम इस लोग कहते थे वक्त किस पेपर बता दो, है ना? सर इस वक्त दो क्या आने गलतियां बच्चे वाला है। और करते हैं सर, जो मैं मेंशन हाँ। करना चाहूंगा। अभी एक बच्चा है, वो फॉर एग्जांपल मैथ्स का कोई एक चैप्टर पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में ये आ हम्म। रहा होता है कि अभी इंग्लिश पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, ये पढ़ना है। तो उससे मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि बेटे अभी नहीं, जो चीज़ आप जब कर रहे हैं आप पूरी तरह से करिए, और ऐसे भटकेंगे तो नहीं हो पाएगा। और सर मैथ्स में एक गलती बच्चा और कर रहा होगा इस वक्त, जो भी बच्चा होगा, कि अगर उसको क्वेश्चन देखने के बाद भी नहीं हो रहे, इसका मतलब उसके एनडीए के कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, बट बिकॉज ऑफ सर जो आप बोल रहे थे क्लास 9 10 का बेसिक फंडामेंटल कैलकुलेशन पार्ट वो वीक है उसका। तो अगर किसी का बार बार करने के बाद भी नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी भी समय है, अपने कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो। उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एग्जैक्टली सर। है ना? और कई बार तो मैं कहता हूं गो बैक टू जीरो। ये सोचो आपको नहीं आता, किसी को बोलो यार मुझे बेसिक्स दोबारा दोबारा से सीख लो बेसिक। देयर इज नो हार्म इन गोइंग बैक एंड कमिंग अक्रॉस टू दिस। तो एग्जैक्टली सर। फाइनली आप अगर ये 40 दिन की अगर एडवाइस जो देना चाहोगे, और खास बिल्कुल तौर सर। पे उनको जो एवरेज हैं या वीक है मैथ्स में, तो आप कैन यू समराइज व्हाट शुड बी डन इन दिस नेक्स्ट 40 डेज? सबसे पहले आप अपना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखकर एक एक समझ जाइए कि अब आपको कौन से सब टॉपिक बिल्कुल नहीं आ रहे। और वो मैं चीज़ आप लोग को प्रोवाइड भी कर दूंगा, इस वीडियो के नीचे आपको दिख जाएगा, पूरी शीट दे दूंगा कि वो कौन से सब टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन ही नहीं आते। नंबर वन, बिकॉज आप फिर फिल्टर लगा लिया। एक सिंपल प्लान बनाइए कि आपको 100 क्वेश्चन, अगर 100 नहीं हुआ 50 क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको रोज लगाने हैं। थियोरी पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको मल्टीपल सोर्स से वन टाइम नहीं, वन सोर्स से मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, पहली वन चीज। सोर्स से मल्टीपल टाइम्स। एग्जैक्टली सर। हाँ। तो सर साथ ही साथ ये चीज है कि मैथ्स के साथ गैट भी, बिकॉज मैथ्स का सर जो डर होता है, हम लोग मैथ्स पढ़ते रहते हैं फिर गैट रह जाता है। तो एक बैलेंस बनाओ, जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर प्लीज कम ध्यान देकर, जहां से क्वेश्चन आ रहा है पूरा एनर्जी वहां लगाओ। अगर सर ये एग्जैक्टली। बेसिक फंडामेंटल, और मोर इंपॉर्टेंटली 13 अप्रैल को पेपर है, आफ्टर 8 और 9 अप्रैल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। यूट्यूब या कहीं भी कुछ जाने की जरूरत नहीं, अब बस जो नोट्स बनाया है उसी को बार बार पलटो, बार बार पढ़ो, एग्जाम देने रिलैक्स होके जाओ। सबका डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट है, आप जाओ और आपका तो क्वालिफाई होगा। हाँ, मैं भी ये कहता हूँ लास्ट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्लीप 8 घंटे आराम से सो, और थोड़ा बहुत खेलने भी जाओ लास्ट के दिनों में, एटलीस्ट आधा घंटा बास्केटबॉल खेल लिया थोड़ा दोस्तों के साथ। वो रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। जी सर, नहीं जी तो वो बिल्कुल। लास्ट का प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है फिर घर वालों की, और फिर ये प्रेशर वो जो कैटेस्ट्रॉफिक हो जाता है एग्जाम के लिए। सो रिलैक्स करो। सो 40 डेज हैं, 35 डेज फाइट मारो, 4-5 दिन अपना रिवाइज करो, रिलैक्स करो, अच्छी म्यूजिक सुनो, है ना? दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत खेलो, थोड़ा भागने निकल जाओ आधा पौना घंटा, सो दैट यू आर मेंटली एंड फिजिकली यू आर रिफ्रेश्ड। मयंक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर रियली सेम टू यू सर, seeing मेरा भी somebody सर। with so much of passion with maths is really amazing. Very good. थैंक यू सो मच सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और सर मैं आपका वीडियो रोज देखता हूँ करंट अफेयर, बिकॉज मैं भी न्यूज़पेपर आपके साथ ही पढ़ता हूँ रोज, और मेरी नॉलेज बहुत बढ़ रही है। एंड मैं तो ये बोलूंगा कि कोई भी बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, प्लीज जो सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम सब लोग पढ़ते हैं, आप सब पढ़ो, क्योंकि उससे लिटरली बहुत फायदा हो रहा है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिटन एसएसबी, इट्स अबाउट लाइफ। तो यस It's about सर, life. आप सर हम लोग के सबके लिए इंस्पिरेशन है सर। थैंक यू सो मच मयंक। आई विश थैंक यू तेरे सो मच जैसे सर। टीचर मुझे पहले मिले होते तो हमें मैथ से ये डर नहीं लगता। थैंक यू सो मच सर। सर बट स्टूडेंट मिल गया आपको।
Lovely. So, looking forward someday to meet you physically. But thank you very much. And I hope this video is very, very helpful for all those who are going to crack NDA 1 on 13th April 2025. Thank you. Jai Hind.